आज जिस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की बात करने वाले हैं वो पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को अपना 52 वीक लो उसने टच किया है। कईयों को ये लग सकता है कि ये एक बहुत शानदार मौका हो सकता है स्टॉक में निवेश करने का, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट वाइज देखेंगे या फंडामेंटली बात करेंगे तो स्टॉक में कहीं कोई खराबी नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच मुझे स्टॉक में अभी भी काफ़ी गिरावट देखने को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी और गिरावट हो सकती है। इसके पीछे का रीज़न है इसका बिजनेस मॉडल प्लस जिस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टर में आए थे, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी हद तक डिजास्टर्स रहे हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी के जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, प्लस कौन से वो लेवल्स हैं यदि आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों अभी करेंटली स्टॉक में नो डाउट करेक्शन बहुत हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए स्टॉक में निवेश करने से पहले। क्या है वो चीज़, उसमें बात करूँगा। प्लस इस कंपनी की थोड़ी सी कह लीजिए आप हिस्ट्री में जाएंगे, देखेंगे कि ये कंपनी शुरू कहाँ से हुई है और क्या वाकई में जब ऐसा जब बाजार इस तरह चल रहा हो जहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे प्रॉब्लम चल रही हो। आपको पता होगा कुछ समय पहले ही आईएमएफ ने भी जो भारत की ग्रोथ रेट है उसको घटा करके 6.5% कर दिया है। और ऐसे में क्या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेंटली अगर मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बताऊं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की किसी की भी स्टॉक में निवेश नहीं है और मैं पर्सनली स्टॉक में निवेश नहीं भी करने वाला हूं दोस्तों। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए आपको अपनी राय बदलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रीज़न कुछ और है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है, अगर करना चाहते हैं तो क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ है, ये मैं आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करें ना, तो 1987 में एक सब ब्रोकिंग यूनिट के रूप में ये कंपनी शुरू हुई थी दोस्तों। वहाँ से 1987 के बाद से अगर आज का इसका सफ़र देखेंगे आप, तो लगभग 550 सिटीज़ में आज ये है। अगर बात करें टाउन में तो ये लगभग आप कह सकते हैं 2500 प्लस लोकेशन में इनका बिजनेस है, जो 16 लाख कस्टमर को देख रहे हैं। यानी एक काफ़ी कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। देखिए, बैंकिंग आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गए और ब्रोकिंग हो गई, इन तमाम चीज़ों में ये कंपनी कार्यरत है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप अक्सर देखते होंगे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल यानी रिसर्च के भी काम करती है। तो ये तमाम चीज़ें आप कह लीजिए ये कंपनी करती हैं। और अगर आप थोड़ा सा बात करें कि क्या मोतीलाल ओसवाल में कि इसके जब इतना ज़्यादा अच्छा है तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम मैं आपको 2 मिनट में आता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपके साथ चर्चा करूँ थोड़ा सा इसके मार्केट शेयर की, तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि ये कैपिटल मार्केट में भी काम करती है। तो कैपिटल मार्केट में इसका जो मार्केट शेयर है वो लगभग दोस्तों 3% का है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन कैपिटल मार्केट में अगर आपका 3% भी शेयर है तो ये आप कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक है, एक अच्छा प्रतिशत है। बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो वहाँ पे इसका एक कांस्टेंट और एक मजबूत मार्केट शेयर है, कह सकते हैं आप 1.9% का। आप अक्सर सुनते हो कि मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक फंड आपने सुना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छे ये अपना ब्रांड बना चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आप देखें कैपिटल मार्केट में 3.1% के आसपास का और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1.9% का एक स्टेबल मार्केट शेयर है। तो जब इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अगर हम बात कर रहे हैं तो आखिर नेगेटिविटी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा आगे की चीज़ समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके Q1 के नतीजे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है या आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 30% से भी ऊपर बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि ऑन एन एवरेज इसका 46% से ही ज़्यादा का है। और अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ चर्चा करूं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है तो वो लगभग 46% का है। लेकिन जो उसके Q1 के नतीजे है दोस्तों, तो वहाँ पर पे आप पाएंगे कि वो 27% थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यानी जो एवरेज रहा है इसका 46.5% के आसपास का, वहाँ सीधा 27% का। इतना ही नहीं, सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज देखने को मिली थी इसके Q1 के नतीजों में। और आपके बात करूं मैं आपसे
कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई थी। आप देखिए इनके सेल्स में कमी, आपके प्रॉफिट, आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपका बॉटम लाइन यानी कि मार्जिन जो कि एक समय पे 40% से भी ऊपर से वो घट करके 27% रह गए। प्लस इसकी बोरोइंग भी है दोस्तों। अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं इसके, अगर रिजर्व की आप बात करेंगे कि कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है, 5659 करोड़ के आसपास कैश रिजर्व है। उसके सामने इसके पास डेट दोस्तों लगभग 6152 करोड़ का, यानी 1% से ज़्यादा का डेट है। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1% ज़्यादा रहता है तो वो आपके से अच्छा नहीं रहता। लेकिन आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि भाई इस कंपनी का फाइनेंशियल सर्विस में है, तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ओके ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक बात खटक रही है कि एक कंपनी जो कोई बहुत ज़्यादा कैश रिच में नहीं काम करती, ऐसे में ये इतना ज़्यादा क्यों है। और आप डेट टू इक्विटी को एक बार इग्नोर कर देते अगर आपके सेल्स लगातार बढ़ रहे रहते, लेकिन आपकी सेल्स में पिछले क्वार्टर में बहुत बड़ा डेंट देखने को मिला है। और यदि स्टॉक को अगर भागना है तो आज के Q2 के नतीजों को अच्छा बिल्कुल होना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं FII का क्या हाल चाल है, तो DIs की बात करेंगे तो पराग पारेख की इसमें अभी भी होल्डिंग है। प्लस FIIs की बात करेंगे तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया फंड इसमें आज भी निवेशित है। तो FII DIs में देखेंगे तो 2 बड़े फर्म अभी भी इसमें टिके हुए हैं, जबकि स्टॉक ने 52 वीक लो टच किया हुआ है। बात करें कि यदि अब जिसमें ये ट्रेड कर रहा है वो तब क्या होगा, तो देखिए सिंपल चीज़ है, 702 रुपये, 702 रुपये इसके लिए भी काफ़ी ह्यूज सपोर्ट का काम करेगा। और जो 700 है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। यदि वो टूटता है दोस्तों, मुझे लगता है बिटवीन 690 टू 710 अगर ये चीज़ें टूटी है, जो लेवल है ये टूटेगा 650 के आसपास जाने से स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता है। और जिस तरह के नंबर्स निकल के आ रहे हैं, प्लस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस के जो बाजार हैं वो आप कह सकते हैं वापस से एक बड़ी गिरावट के साथ हुए हैं, तो मंडे को आपको और भी गिरावट शायद इस पर देखने को मिले। और यदि नहीं होती है तो एक शायद कह सकते हैं एक वर्ड यूज़ है दोस्तों, डेड कैट बाउंस, ठीक है। तो वो भी शायद आपको एक थोड़ी बहुत बाउंस देखने को मिले। लेकिन टेक्निकली मुझे अभी भी ये स्टॉक कुछ भी स्तरों में मजबूत नहीं लगता, और जिस तरह की बाजार में कमजोरी है उसके साथ भी ये स्टॉक आपको गिरावट में मिल सकता है। देखिए लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो Q2 के नंबर बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो सकते हैं स्टॉक में, इसकी स्टॉक की आगे की चाल दिखाने के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ यदि लॉन्ग टर्म के भी आप निवेशित हैं और यदि आप कोई और फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे बैंक्स बहुत रीजनेबल में काम मिल रहे हैं आपको। ICICI सिक्योरिटीज़ काफ़ी अच्छा स्टॉक लगता है मेरे को। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल दोस्तों, जब तक Q2 के नतीजे अच्छे नहीं आते, कुछ विजिबिलिटी नहीं मिलती, तब तक कुछ भी करना मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी लगेगी दोस्तों। कंपनी नो डाउट अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये तमाम चीज़ें मैं अगर इग्नोर नहीं कर सकते आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये काफ़ी पॉजिटिव रहती हैं, लेकिन टेक्निकली मुझे बहुत वीक लग रहा है। और 52 वीक लो लगाना प्लस कोई बहुत ही बड़ी कैटलिस्ट आने वाले समय ना दिखना स्टॉक में तेज़ी आने के, ये तमाम कंसर्न मुझे लगते हैं। तो जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।